फुल जगह पे बैठा हुआ हूँ, वहां तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। हाँ तो बार बार कट जाती है, अब पता नहीं नहीं, क्यों। वो मालूम नहीं, आपके एंड पे शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। तो नहीं देखो, नहीं। मैं आपको बताऊं, नोटबंदी में कहीं ना कहीं नियत का फर्क है। जी। नहीं तो नोटबंदी के लिए यदि हम सच में सीरियस होते, तो आप हम्म, बताइए, जनधन योजना के तहत सबके अकाउंट खुल गए थे कि नहीं? खुल गए थे। राइट। कुछ यदि 1-8% रह भी गए होते, तो जो भी आता वो अपने बैंक में अकाउंट 2 मिनट में खोल लेता, या और चाहते तो गांव गांव में लोगों को भेज देते। राइट। मतलब जो जिस तरीके से लोगों को पसंद होता वैसा कर देते। राइट। जी जी। लेकिन ऐसा ना करते हुए एक्सचेंज की योजना लाई गई, तो लोग बाग तो जी लंबी लंबी लाइन लगाते रहे, और मजदूरी लेके लोगों को लाइन लगवाई और पैसा एक्सचेंज करवा लिया। यदि यही हम उल्टा कहते कि आपने बैंक अकाउंट में डालिए, और फिर जो हम्म, है हम आराम से जो जो बड़ी राशि से शुरू करते, और फिर छोटी से छोटी राशि तक में हम उसका देख सकते थे कि ये पैसा इसके पास कहाँ से आया है। तो सर ये मजबूरी में लोगों ने लाइन लगवाया कि सरकार की पॉलिसी ने लोगों को मजबूरी में लाइन में खड़ा किया? नहीं, उनको उसमें ये था कि ये पॉलिसी गलत थी, बिल्कुल 200% पॉलिसी गलत थी। ये बताइए ना, यदि मान लो आपको एक्सचेंज की बजाय पैसा जमा करने वाला होता, तो आप जमा कर देते, उसमें क्या दिक्कत है? फिर सर ये 2000 की नोट किस लिए चलाई गई थी? दस इससे हजार तो के फिर नोट इसलिए चलाए थे कि इसलिए चलाए गए थे कि आपको जो है किसी को घूस देना हो तो उसके आधे वॉल्यूम से काम चल जाए आपका। हम्म। अदरवाइज आपको यदि 2 सूटकेस ले जाना हो तो फिर एक सूटकेस से काम बन जाएगा। इससे काम चल जाएगा तो सर चेकिंग और अदरवाइज तो मैं कह रहा हूं, पहले तो जो है आई फील के पेपर करेंसी को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और जब तक बंद नहीं हो पा रही है, तब तक जो है ना, जी 10-10 के 50 से तो ऊपर का नोट होना ही नहीं चाहिए। जी। तो आपको जो है, अब लोगों के पास जब एक यदि 20 करोड़ 50 करोड़ निकलेगा ना, तो उसके लिए ट्रक में ले जाना पड़ेगा उसे। हम्म। ले जाना पड़ेगा कि नहीं ले जाना पड़ेगा? जी हेलो। जी जी। नहीं है तो नहीं मालूम है सर। तो फिर वो, तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं, लोग बाग राजनेता हैं, वो सत्ता में बने रहने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हें एक सही निर्णय लेके देश को सही दिशा में थोड़ी ले जाना है। आपको मूर्ख बना के जाति और धर्म पे आपको जो है ना तोड़ के कैसे उल्लू सीधा किया सर जाए, कैसे सत्ता में बना रहने दिया जाए, यही धर्म है। और इसी का सभी पार्टियों पर्पस का यही धर्म है, किसी एक पार्टी हम का लोग सवाल नहीं है। वर्तमान में जितनी पार्टियां हैं उनसे अलग सोच लेके समाज में जाना चाहते हैं, तो हम लोगों की क्या सोच है? हमारे लोगों की सोच ये है कि आप इसके जो है, लिए इसीलिए इस पे चिंतन कर रहे हैं कि इससे पहले जितने चीजें हुई। देखिए, मैं आपको अ, एकदम अलग बात कह रहे हैं। जी देश में सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, अपने जी सीमित दायरे में हर कोई ठीक सोच रहा है, छोटा सोच सकता है। उसका इम्पैक्ट बड़ा हो चाहे ना हो, लोकल इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन जो कुछ भी जो सामने वाला कर रहा है, कोई किसी को खाना खिला रहा है, कोई किसी की आंखें का ऑपरेशन करा रहा है, कोई किसी के घुटने बदलवा रहा है, कोई जाके अस्पताल में खाना खिला रहा है, कोई गरीब बच्चों को पढ़ा रहा है, तो सभी लोग अपने अपनी सोच और अपनी अपनी शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से जो कुछ भी अच्छा कर सकते हैं उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? जी मानते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि उनको आप अपना काम बदलने का कहें, और उनसे कहें कि वो छोटा काम कर रहे हैं। उनकी जिसकी जितनी सामर्थ्य है वो उतना काम करेगा, तो उसकी तारीफ करो, और एक बड़े अम्ब्रेला में सभी लोगों को जोड़ा जाए। तो उनसे संपर्क किया जाए, और उनसे कहें कि आप अपने प्रभाव क्षेत्र के ऊर्जावान लोगों को जोड़ते जाइए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का जो है बड़ा हिस्सा लोगों की सेवा में लगाया है, जो कि ऊर्जावान हैं, जो कि राष्ट्रवादी हैं, जो कि देश प्रेमी हैं, जिन्होंने अपने माथे पे किसी पार्टी का पट्टा नहीं लगाया हुआ है। हम ये कहते हैं सर कि हम लोग कुछ बिंदु हैं उस पर सूक्ष्म चर्चा की जाए तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा नहीं, और लेकिन बातें ये भी नहीं ऐसे चर्चा नहीं करेंगे। यदि आप होंगी। चर्चा करना चाहते हैं तो हम जो है स्ट्रीम यार्ड के माध्यम से करेंगे, हम्म, क्योंकि उससे फायदा ये निकलेगा कि हम और आप जो है ना वीडियो पे होंगे, उसका इम्पैक्ट अच्छा आएगा। हम्म।
नहीं, आवाज भी चली जाएगी आपकी, रिकॉर्डेड तो आप कर ही रहे हैं। नहीं, आवाज से फर्क नहीं पड़ता है, आवाज से फर्क नहीं पड़ता है। ये जो है बातों में इमोशंस नहीं आ पाते हैं। तो यदि एक आप बार चर्चा सर हम करना आप चाहते आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं आपको जो है एक लिंक भेज दूंगा। अभी आप जब जब चाहेंगे उस समय चर्चा हो जाएगी, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, जैसे कुछ चीजें हैं, हम आप पहले चर्चा कर लें तब प्लेटफॉर्म पे चलें तो ज्यादा अच्छा क्या लगेगा दिक्कत सर। है? हम जो है ये चर्चा करके आपके जो एकदम स्पंदन के साथ जो विचार बन रहे हैं उनको एज इट इज आने दीजिए ना। हम उसको ड्रामा जैसा जो है ना पब्लिक को दिखाने के लिए क्यों करें? मतलब जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं आप ना किसी भ्रम के उसको पूछो और मैं उनको जो है ना सही ढंग से जवाब दूं। पहले अपन अनौपचारिक चर्चा कर लें और फिर पब्लिक के डिस्प्ले के लिए अपन कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस दिखाएं, तो ये तो फिर वो ड्रामाबाजी हो गई। हम कोई नेता थोड़ी हैं। जी जी। हम एक्सटेम्पोर जो है ना लाइव चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा दिल निकल के सामने आएगा और आपके जितने भी संशय हैं उन सब संशयों को आप पूछ सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि यही एक अच्छा तरीका भी है। यदि आप चाहते हैं तो मैं इवन अभी आपको ये लाभ दे सकता हूं। नहीं, अभी तो सर ऐसी स्थितियां हैं कि लाइव नहीं हो सकते। कोई बात नहीं है, तो जब आप जो है तैयार हो जाएं, आज आज 7 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, तब अपन उस पर चर्चा करेंगे। और हम अपने ये पहले पर चर्चा करके बाद में जो है ड्रामा अपन करें, वो नहीं करना है। हम दिल की बात करें, क्योंकि हमारा कोई और कोई वो नहीं है। हम्म। बात आप मान रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, समझ रहे हैं सर। क्योंकि उससे क्या है कि हमारे चेहरे के भाव भी जाते हैं, तो सिर्फ शब्दों की मतलब बात आप, नहीं। अच्छा सर, अब हाँ, सर वर्तमान व्यवस्था क्या भारत को जो एक शब्द आ गया है, नया नया चलता है अचल विश्व गुरु। मैं तो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं कि यदि आप दिल्ली जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली के प्लेन में बैठना पड़ेगा, दिल्ली की ट्रेन में बैठना पड़ेगा, दिल्ली के बस में बैठना पड़ेगा। तो हाँ, पहले तभी तो आप आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आप सही ट्रेन सही रास्ते पे हैं कि नहीं है। आप विश्वगुरु तो पक्का बन जाएंगे, लेकिन विश्वगुरु के रास्ते पे आप चल रहे हैं तो बन जाएंगे। जी। तो वही कह रहे हैं सर कि जो आजकल ट्रेंड बनाया गया है, क्या उस रास्ते पे हमारी बसें ट्रेन जा रही हैं कि नहीं जा रही? आपको मैं आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछता हूं, आप क्या महसूस कर रहे हैं? मैं तो महसूस कर रहा हूं कि जब हम ड्रामा करेंगे, दिखावा करेंगे और वोट बैंक पर हमारी यदि निगाहें रहेंगी तो फिर बस वोट मिल जाएंगे। विश्वगुरु बनने की क्या जरूरत है? हाँ, वोट मिल जाएंगे। हाँ, वोट अब के वोट लिए बन जाएंगे, वोट के वोट लिए भी मिल जाएंगे और सत्ता में भी बने रहेंगे, तो वही मकसद है। विश्वगुरु वही बनने के हमारा लिए विश्व गुरु है। विश्वगुरु बनने के लिए तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाना पड़ेगी, तो वो सरकारी लोगों के माध्यम से तो बन नहीं सकती है। तो जो जी। अभी जो इस तरीके का जो ड्रामा नाटक कर रहे हैं, इससे कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें अलग अलग चीजों का सपोर्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा। हमें भारत को बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाना पड़ेगा। आपका जो है जो वैदिक ज्ञान है, जैसे जर्मनी ने हमारे ही वैदिक ज्ञान से मिसाइल से लेके जाने कितनी चीजें की हैं, हाँ जो कि हाँ। हमने नहीं कर पाई हैं। क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च ही नहीं की। जर्मनी और जापान। हमने तो मदरसों में जो है ना उनको जो है ना करने की बात की, हिंदुओं को तो जो है ना उनके वैदिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमने कुछ किया ही नहीं है। तो हमने तो जो है ना वहां वोट पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करके इनके न प्रकारेण हमें सत्ता में बना रहना था। तो पहले जो है ना ये सब कुत्सित काम कांग्रेस ने किया, और अब जो है ना जो भी बाद में सत्ता में आ रहे हैं वो सब वही कर रहे हैं, क्योंकि सभी का ध्येय सत्ता में बना रहना है। आप अच्छा जो है सर, ये जो जो योगेंद्र जी से मैं चर्चा कर रहा हूँ उसको आप सुनिए जरा ध्यान से। बहुत अच्छा सर, बहुत ये जो विस्तार से जो है ना हमने उसको बताया है। यदि इसमें कोई भी शब्द आपको गलत लगता है तो आप मुझे कहिए कि सर आपने ये बात गलत कही थी। योगेंद्र जी से कब हुई थी सर? वो और जो मेरी कल कश्मीर के मुद्दे पे बात हो रही थी। मेरी दो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं। एक योगेंद्र जी से चर्चा हो रही है, कल कल उसको अपलोड किया गया है, और आज भी उसको हमने हाँ इसमें ऐप में भी डाला है, आज भी डाला है, और हाँ। सभी जगह उसको शेयर किया है। और दूसरा जो है संजय अग्रवाल जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे भी चर्चा नहीं हुई। नहीं, वो योगेंद्र जी जो कश्मीर मुद्दे पे जिनसे चर्चा हो रही थी ना। नहीं 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 नहीं, कश्मीर के बारे में नहीं।
आज की राजनीति क्या है, हम गुलाम क्यों हैं, आज की जो है ना क्षुद्र जो है ये राजनीतिक पार्टियां कैसे जो है ना मक्कारी बदमाशी कर रही हैं, कैसे जो है वो अच्छा अच्छा। बदमाश लोगों को वो टिकट बांट रही हैं, कैसे जो है वो जीतने के हथकंडे अपना रही हैं। तो जीतने के हथकंडे से ये पार्टियां जीत रही हैं। और देखो जैसे जीतने का हथकंडा क्या है कि सब लोगों ने अपने आईटी सेल बना दिए हैं। आईटी सेल का काम ये है कि अपनी बात को जो है ना और बड़ा चढ़ा के कहो, दूसरे की बात में से कुछ कुछ निकाल के उसकी ऐसी कम तैसी कर दो, उसे पप्पू बना दो, ठीक है ना। दूसरा जो है आईटी वर्तमान। दूसरा आईटी सेल का काम ये है कि जो बड़े बड़े जो है ना सोशल मीडिया पे जिनकी व्यूअरशिप बढ़ गई है, उनसे बात करो, उनसे डील करो, उनको परचेज करो। इसलिए सोशल मीडिया में जिनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा है वो सभी किसी न किसी पार्टी के पेरोल पे आ गए हैं। और वो किसी न किसी पार्टी को किसी न किसी लाइन को टो करते दिखाई देते हैं। वो ना तो निष्पक्ष दिखाई देते हैं, ना वो राष्ट्रीय दिखाई देते हैं, ना वो देशभक्त दिखाई देते हैं। राइट। और उनको ऐसा करने के लिए खूब भर भर के पैसा भी दिया जा रहा है। राइट। तीसरी बात जो समझना पड़ेगी और बहुत जरूरी है कि जो आप पेड न्यूज छपवा रहे हैं, तो चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, राजनीतिक जो है उनका पेमेंट के माध्यम से ढेर से पेमेंट होते हैं। आप आरटीआई में मांग मालूम कर लीजिए कि कितने कितने पेमेंट हुए हैं। तो सर 500 क्या हजार। आरटीआई, एक शब्द आ गया सर, आरटीआई का नाम आ गया। हाँ, तो आपको जानकारी तो ऑथेंटिक वहीं से मिलेगी ना। नहीं नहीं, तो इससे भी थोड़ी सी एक बात ध्यान में आ गई कि क्या आरटीआई में जो प्राविधान दिया गया कि 30 दिन बार बार रिमाइंडर डालिए, उसके बाद भी नहीं मैं तो सुनवाई होती मैं तो तो आप। दूसरी बात कह रहा हूं कि आरटीआई इंफॉर्मेशन को लॉजिकल एंड में ले जाने का एक माध्यम क्यों ना बनाया जाए। तो इंफॉर्मेशन मानने वाले मुकेश हो सकते हैं, राइट, मुकेश मिश्रा जी हो सकते हैं, राइट। तो इसके दो पार्ट में कर दिया जाए कि वो इंफॉर्मेशन मुकेश मिश्रा जी ने मांगी और वो इंफॉर्मेशन फिर पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए। राइट, नंबर वन। नंबर टू, उस इंफॉर्मेशन से किसी क्या अपराध होने की संभावना बनती है। यदि अपराध की संभावना बनती है तो आरटीआई का एक सेक्शन होना चाहिए टू फर्दर एक्सप्लोर एंड टेक इट टू द लॉजिकल एंड। और यदि वो कहते हैं कि नहीं, इसमें इसे वेरी इनोसेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इससे किसी का कोई अपराध होने का या किसी तरीके की बदमाशी मक्कारी भ्रष्टाचार का कोई वो नहीं है, तो आरटीआई कैन ओनली क्लोज इट विद द सर्टिफिकेट मैंने एग्जामिन कर लिया है और मैं संतुष्ट हूं, इसमें किसी गड़बड़ी की संभावना नहीं है। और यदि उसने गलत सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसे बाद में कंपनसेशन देके और वो निपट जाएगा। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। लेकिन ऐसी व्यवस्था कोई कभी नहीं करेगा। हम तो लचर और अपने फायदे की व्यवस्था करना चाहते हैं। अदरवाइज किसी ने भी इंफॉर्मेशन मांगी, आपने किसी भी ढंग से इंफॉर्मेशन मांगी, वो इंफॉर्मेशन से यदि किसी अपराध के घटित होने की संभावना बन रही है तो इंफॉर्मेशन कमीशन का एक अंग जो है शुड डेवलप दैट इंफॉर्मेशन। क्योंकि मुकेश मिश्रा जी की सोच सीमित हो सकती है, इंटेलिजेंस सीमित हो सकती है, उनका जो है उस इंफॉर्मेशन के मांगने के पीछे स्वार्थ हो सकता है, ब्लैकमेल करने का भी मकसद हो सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को यदि उसमें कुछ गंध आ रही है, धुआं दिख रहा है, तो ये एक्सप्लोर करने के लिए कि ये धुआं जो है बेवजह नहीं है, वहां कहीं आग लगी है, तो आग को तक पहुंचने का एक सेल जो है आरटीआई में क्यों नहीं हो सकता है। और ये सर्टिफिकेट जो है इंफॉर्मेशन कमिश्नर क्यों ना उसमें डालें कि मैंने संतुष्ट हो लिया है कि इसमें कोई बदनीयती नहीं है, कोई मक्कारी नहीं है, कोई बदमाशी नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा सर, ये पीएमओ में जो नहीं, आजकल आप वर्तमान। पहले इस बिंदु को जरा क्लोज करिए। आप जो है ना मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हम जो भी व्यवस्था बनाते हैं वो लंगड़ी व्यवस्था बनाते हैं, वो लॉजिकल एंड पे ना पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्येय जो है ना सत्ता में बना रहना है और गुलामों के लिए ऐसी ही व्यवस्था बनना चाहिए। तो वो आपकी एक बात से जो। सहमत हुए तभी तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, चलिए आगे बढ़िए। पीएमओ जो केंद्रित आज की वर्तमान व्यवस्था है, हाँ, तबादले और भर्तियां तमाम जो केंद्रित पीएमओ ऑफिस से हो गई, क्या ये राष्ट्र हित में था या संविधान हित में है?
देखिए, एक पिटीशन लगाई गई थी 1996 में, जो 3 डीजीज ने लगाई थी, राइट, जिसमें प्रकाश सिंह जी का नाम ज्यादा लिया जाता है। तो प्रकाश सिंह वर्सेस जो है और उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में आर्टिकल 142 के तहत ओरिजिनल जो उनका जुरिडिक्शन है कि सुप्रीम कोर्ट कैन डिवाइज द वेज एंड मीन्स टू इम्पार्ट जस्टिस, राइट। तो इस अधिकार का उपयोग करते हुए 7 बिंदु का जजमेंट दिया गया था और उसके तहत ये अपेक्षा की गई थी कि पुलिस विल बी इंसुलेटेड फ्रॉम एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अब ये जजमेंट जो है 2006 से 2022 16 सालों में इस बुरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया है और इसकी आज जो है सिपाही से लेकर डीजी पॉलिटिकल मेहरबानी पे ही पोस्ट होता है और अपने पद पर पॉलिटिकल मेहरबानी के रहते ही पदस्थ रह सकता है। और इंटरफेरेंस की बात तो दूर है, अब जो है पुलिस जो है पूरी तरह से नेताओं के कंट्रोल में आ गई है और यही कारण है कि डीजीज अपने अपने आकाओं की सेवा कर रहे हैं और जब उनके आका जो है कन्फ्रंटिंग स्टेज में हैं तो जो है डीजीज भी कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ रहे हैं। तो वर्तमान समय में सर तो नहीं ये आपका जवाब दे रहा हूं मैं। तो जब ये सब व्यवस्थाएं ऐसी ही हैं कि हम कैसे अपने हित साधें, अन्यथा जो है नीतिगत सिद्धांत जारी करके ये सब चीजें एक बोर्ड के पास और एक उसके पास होना चाहिए और उसने वो कैसे किया है उसका एक स्पीकिंग ऑर्डर निकलना चाहिए। उसको जो है ना रहस्यात्मक बना के कि क्या निकल रहा है, जब निकल जाएगा तब ही आपको मालूम पड़ेगा, नहीं तो गुड़म 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 अंदर होके मालूम नहीं कितना हिसाब किताब लगा के जाएगा। तो उसमें केवल एक ही हिसाब किताब होना चाहिए, वो राष्ट्रहित और देशहित होना चाहिए और उसमें कोई गुड़म गुड़म नहीं होना चाहिए। तो वर्तमान समय में कितना परसेंट पे सर हो गया है ये केंद्रीकरण जो हुआ? आप जो है मुझसे दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वहां बैठा थोड़ी हूँ। आपको ये प्रश्न मुझसे नहीं पूछना चाहिए, आप तो स्वयं पत्रकार हैं, इसको खोजिए, निकालिए, अपना धारणा बनाइए। मुझसे आप क्यों पूछना चाहते हैं ये? हम तो नहीं, बस उसी पत्रकार के ही हैसियत से आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप मेरा तो मानना है कि हमने तो कह दिया ना आपको कि इन 16 सालों में नाउ द कंट्रोल इज 100% एंड टोटल। सभी डिसीजन जो है पॉलिटिकल भावना से मोटिवेटेड होते हैं और पॉलिटिकल भावना से ही किए जाते हैं। सो इट इज ए फुल एंड कंप्लीट 200%, मतलब 100% है हम तो। हाँ, आपकी बातों से ये माना जाए कि वर्तमान व्यवस्था जो इस समय की है भारत में, उसने जो है इसको पूरी तरह से 200% कर दिया वर्तमान सरकार, अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है और आप जो है अब उनके पूरे कंट्रोल में हैं और यही है। और तो वो भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नेताओं का कोई वो नहीं है, धर्म नहीं है, उनका कोई अपराध नहीं है, कुछ वो नहीं है, लेकिन जो लोग शासकीय सेवा में रहे हैं, अब जो भविष्य में जो रिटायर होंगे उन्हें ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मालूम नहीं क्या क्या सर्टिफिकेट दिलवा रहे हैं। भाई आप एकाधिकारवाद की तरफ हम बढ़ गए हैं पूरी तरह से। हम नहीं बढ़ गए हैं, ये राज सत्ता में बैठे लोग बढ़ गए हैं, क्योंकि उन्हें यह एक आसान तरीका दिख रहा है राज सत्ता में बने रहने का, और उनका एक ही धर्म है कि राज सत्ता में कैसे बना रहा जाए। तो मोदी साहब हमारे माननीय, अब मोदी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ सभी पार्टियों को छोड़ दीजिए, जो दूसरे पार्टियां हैं वो भी उसी तरीके से बिहेव कर रही हैं। कौन अलग बिहेव कर रहे हैं? तो एक व्यक्ति का नाम मत लीजिए, सभी जो जहां बैठा हुआ है, जहां जिसको मौका मिल रहा है, वो अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए सभी निर्णय ले रहा है और वही उसका धर्म बन गया है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति जो है ना, वो सिर्फ कहने के लिए है। अदरवाइज ये बताइए ना, आज तक किसी ने ये बात क्यों नहीं की, कोशिश क्यों नहीं की है कि आप गुलाम हैं? यदि आपके ऊपर गुलामों के नियम हैं, गुलामों की व्यवस्था है, ट्रांसपेरेंसी है नहीं, अकाउंटेबिलिटी है नहीं, आपकी रिपोर्ट लिखी नहीं जा रही है, जुडिशरी में 4 करोड़ 20 लाख जो है ना केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो भी तब जबकि केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। यदि केस रजिस्टर होने लग जाएंगे तो ये 4 करोड़ की जगह जो है ना 40 करोड़ हो जाएगा। फिर भी किसकी सेहत पर फर्क पड़ रहा है?
टेररिस्ट और बाकी लोगों का जो है उसके लिए कोर्ट जो है रात भर बैठ सकती है, 5 बजे तक, सुबह तक बैठ सकती है। एक आम आदमी जो पिस रहा है उसको तो न्याय ही नहीं मिल रहा है। तो अच्छा सर, ये आपको वर्तमान समय आपको नहीं नहीं, देखिए इसमें मिश्रा जी समझना ये पड़ेगा कि आपको न्याय क्यों मिलना चाहिए। आप गुलाम हैं, गुलामी करने के लिए बने हुए हैं, बस एक सर वोट हम देने वाले व्यवस्था गुलाम हैं आप। परिवर्तन, आपको मैं ये कह रहा हूं आपको हक ही नहीं है, जब तक आप जो है ना गुलाम हैं तो आपको क्यों हक है अच्छी व्यवस्था का। आपकी सारी बातों को मान लिए सर। हम कहते हैं वर्तमान व्यवस्था जो है इसके परिवर्तन के लिए हम लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो कि फिर वही ऐसी नहीं, व्यवस्था भी ना वो हो। परिवर्तन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक सभी व्यक्ति जो जो भी अच्छे हैं, देशी हैं, जो समाज सेवी हैं, वो अपने अपने दायरे में जो कर रहे हैं उन्हें वो करने दिया जाए। केवल एनर्जी पे लेवल पे, संकल्प लेवल पे वो जुड़ जाएं, जिससे कि जो है ना ये संख्या 100 करोड़ पे पहुंच जाए। ये कल जो है ना सब जो है राज सत्ता में बैठे हुए सत्ता लोलुप लोग जो है वो साष्टांग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और बिना मजबूर किए तो कुछ होगा नहीं। भगवान राम ने ही कह आप दिया है, भगवान जी राम ने सर। ही कह दिया है कि भय में होए ना प्रीत। भय पैदा नहीं करोगे तो ये जो है लोग आपको भयभीत करेंगे। तो अब आपको सोचना है कि आप भयभीत होना चाहते हैं या इनको भयभीत करना चाहते हैं। जी सर, तो वर्तमान समय में सबसे ज्यादा अपने भारत में मध्यम वर्गीय लोग हैं सर। देखो, इसको हम दूसरे ढंग से कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और अंग्रेजों ने एक नियम कानून, कोर्ट और कचहरी का एक ढकोसला बनाया हुआ था, जहां हमारे इनोसेंट फ्रीडम फाइटर, जिन्होंने कोई बहुत बड़े गुनाह नहीं किए, इन लोगों ने न्याय का ड्रामा करते हुए उन्हें फांसी की सजा सुनाई और उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। हमारे लोग जो है फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए और उन्होंने लेकिन जो है उन ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। आज जब आप इवन वोट देने वाले गुलाम भी हैं, लेकिन ये लोग आपके वोट से ही बन रहे हैं ना, फिर आप कितने कमजोर डरे हुए हैं। आज आप बड़े गुलाम हैं कि आपको अपना मुंह खोलने में, आपकी मुंह खोलने की औकात नहीं है। और स्पेशली जो जिनके पास थोड़ा बहुत कुछ है उसे ना खो जाए, इस मुंह से जो है ना वो जो है आपसे किनारा भी करेंगे और आपसे जो है ना वो बातें नहीं। बताइए, जो बात मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं वो और कोई कहता हुआ दिख रहा है आपको? मुझे तो एक व्यक्ति नहीं दिखता है। जी। दिखता है आपको एक व्यक्ति कहते हुए? क्यों नहीं नहीं कह सर, रहा है ना? नहीं, इस भाषा में कोई नहीं कह रहा है, मुझे तो एक भी नहीं दिख रहा है। बताओ कि फलाना कह रहा है, एक का नाम बताओ मुझे कि साहब वो भी तो यही बात कह वो रहे हैं। चाह रहा है क्या कि कुछ उसके पास चाहने मजबूरियां हैं, कुछ चाहने की उसके बात पास। नहीं है, हम तो कह रहे हैं एनालिसिस, लोगों को एजुकेट करना। कौन कर रहा है बताओ ना, मुझे एक नाम बता दो ना कि साहब वो कर रहा है। वो आपको जो है वो जागरूकता के नाम पे डरा समझ रहा जाएंगे है, सर ना। हैं? जागरूकता के नाम पे जो डरा। अच्छा देखिए, जैसे अश्विनी जी हैं, अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने कहा अंग्रेजों के कानून जो है वो जला दीजिए। जलाने से काम सर चलेगा जो क्या? नहीं सर जो सर सर जो प्रताड़ित हो रहे हैं इस व्यवस्था से, वो कमजोर है आर्थिक रूप से। तो भाई कमजोर है तो उन्हें जोड़ो ना। उनको जो है ना, हम तो ये ना उस चंदा मांग रहे हैं कमजोरी उनसे। की वजह से, उस कमी की वजह से आज की भौतिकवादी युग में जो है अपनी बातों को वो सार्वजनिक रूप से नहीं, उनको नहीं कह पा रहे हैं ना। आप उनको क्यों तंग करना चाहते हैं? आप केवल उनको जोड़ लीजिए, बिना अपने दरवाजे से बाहर निकले। यदि वो जब हम संयुक्त शक्ति के आधार पर जब उनको बाहर ही नहीं निकलना है, उनको किसी के पास अर्जी लेके नहीं जाना है, केवल जो है अपने छत पे, अपने दरवाजे पे, अपने चबूतरे पे खड़े होके जिसके पास जो भी हो थाली बजाना है, दीपक जलाना है, और वो छोटे मोटी चीजें जो भी हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को हमारी सम्मान करते हुए हमारी बात मानना चाहिए, वो कहना है। यदि वो नहीं कहते हैं तो उन्हें बेबस करना है। क्योंकि यदि आप 100 करोड़ होंगे तो आप हर घर में एक दो होंगे, तीन होंगे, राइट? ये तो आज तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई गली कोना नहीं होगा जहां आप नहीं होंगे। तो जब ये राजनेता जब आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, आपको गुलाम जैसा ट्रीट कर रहे हैं, आपके वोट से चुने तो जा रहे हैं लेकिन रिप्रेजेंट पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टियां बदमाशियां कर रही हैं, अयोग्य लोगों को टिकट दे रही हैं, पैसे के आधार पर टिकट दे रही हैं, जो 5 तरीके मैंने बताए उस तरीके से टिकट दे रही हैं और छदम तरीके से जीत रही हैं। और इसके बाद जो है
जो इवन हिंदूवादी हैं, तो आप बताइए यदि हिंदूवादी हैं तो वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि राष्ट्रवादी हैं तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? यदि राष्ट्रवादी हैं तो वक्फ बोर्ड को निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? अन्यथा सभी धर्मों में समान जो है ना कुछ सिमिलर टाइप की व्यवस्था कर दीजिए आप, क्योंकि आपका संविधान कह रहा है कि यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड और रिलीजन। तो हम तो भर भर के डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो अपना वोट बैंक बनाना है। आप बताइए, यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आपको मुझसे डिफर करने की पूरी आजादी है, और आप बिल्कुल डिफर करने का सवाल ही नहीं खड़ा होता है। नहीं तो फिर मैं इस देश में मध्यम वर्गीय तमाम लोग हैं, संख्या देखिए मध्यम वर्गीय को जो है आप रोड जैसे मिनट मैं ये कह रहा हूँ, उसको रोड पे उतरने के लिए मत कहिए। उसको जो है उसको उसका पेट खाली है, उसके ऊपर जो है ना टैक्स से लेके जाने कितनी चीजें उसके हम खुद ही ऐसे प्रोटेस्ट के खिलाफ हम खुद भी रहते हैं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ खिलाफ। देखिए आप देखिए मिश्रा जी, एक बात को बड़े आसानी से समझने की कोशिश करिए। आप खिलाफ हैं, मैं खिलाफ हूं, इससे व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होना है। लेकिन यदि हम सभी लोगों को जोड़ के फिर यदि खिलाफत करेंगे तो ये इसे नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। और हम लोगों को जो है से चर्चा करें, उन्हें जोड़ें, उन्हें विजन समझाएं। जब आपकी संख्या बड़ी हो जाएगी तो आप इनके यहाँ पे अर्जी लेके नहीं जाएंगे। आप अर्जी लेके नहीं जाएंगे, आप जो है ना ड्रम पीट के कहेंगे सुन रहे हो तुम मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ लोग एक बात चाह रहे हैं। तो आप जो है किसी इंटेलेक्चुअल से ड्रामा करके, सर्वे करके कुछ नहीं कह सकते हैं। हम अपनी बात खुद ड्रम पीट के कह रहे हैं। अब आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? और यदि आपको नहीं सुनाई दे रही है तो हमारे पास आपको बेबस करने की स्ट्रेटेजी भी है। हम आपको काला झंडा दिखाएंगे, उसी तरीके से ड्रम और थाली पीटेंगे और आपसे अपने घर के अंदर छद्दे पे खड़े होकर बोलेंगे कि काले अंग्रेज जो है वापस जाओ, काले अंग्रेज बेबस हो जाओ, नहीं तो पराजित हो जाओगे। और यदि इसके बाद भी इन्होंने अपने अहम में नहीं माना तो 2024 में पराजित भी होना पड़ेगा, क्योंकि आप वो व्यवस्था कर ही नहीं रहे हो। आप किसी के सगे नहीं हो। आप ये मुझे बताइए, आपने आर्टिकल 370 हटाया तो फिर आप एक डोमिसाइल पॉलिसी क्यों लेके आए हैं जिसमें उसी तरीके का बंधन आपने कर दिया है? वो तो पब्लिक को नहीं मालूम है कि आप कौन सी डोमिसाइल पॉलिसी आए, उस पर तो कोई पब्लिक बहस नहीं हुई। तो कश्मीर की डोमिसाइल पॉलिसी जो है बाकी गवर्नमेंट से क्यों भिन्न होना चाहिए? डोमिसाइल पॉलिसी इसलिए ले आए सर कि वहाँ के जो विरोधी हैं उनको भी हम समझा लेंगे, और हमारा जो उल्लू सीधा करना है वोट बैंक के नाम पे उसको भी हम सीधा कर देंगे। तो फिर वोट बैंक हो गया ना, फिर देशहित तो नहीं है ना। आप पॉलिसी तो वही लाए हैं। यदि आपको जो है उनको इवन ये था कि हमें नौकरी नहीं, जैसे मिनट मैं कह रहा हूं, यदि दिमाग में ये है कि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको रोजगार मिले तो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए उनका रिजर्वेशन हर स्टेट में कर दीजिए 0.5%। तो उसमें जो है ना नेशनल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, उनको जॉब भी मिल जाएगा। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद वही है। ये बताइए, जिन लोगों ने सत्ता में बैठ के इतना बड़ा बड़ा दंगा कराया, एक के विरुद्ध कोई ऐसी फर्म कार्रवाई, लीगल कार्रवाई हुई? वो हाउस अरेस्ट भी रहे तो अपने घरों में रहे, सभी सुख संपन्नता के साथ में। क्या दिक्कत है उनको? की बात है। देखिए सर, डोमिसाइल कंडीशन ये ले आए, हाँ, पब्लिक को नहीं बताया, और अप्रोच रूप में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उनकी जरूर कोई ना कोई सोच रही होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं, पूछना चाहते हैं सर आपसे व्यक्तिगत, आप व्यक्तिगत चिंतन इस पर करना चाहते हैं कि क्या नेहरू और हरि सिंह ने जो गलती की थी वही गलती दोबारा नरेंद्र मोदी ने भी किया सत्ता हासिल करने के लिए? मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि अभी सत्ता तो उसके पहले ही उनको मिल चुकी थी। तो वो तो आगे की जो है ना आंकड़े की रणनीति है, आगे की बात है। अभी तो उनको गद्दी मिल चुकी थी जब उन्होंने ये सब किया है। बात को उन्होंने कह के और आए थे, तो इस बात को उनको समाज में तो ले जाना था कि हमने जो कहा था वो किया नहीं। लेकिन मेरा साथ में ये कहना है कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या देश के राष्ट्रपति को कोई आर्टिकल संविधान में लाने की शक्ति है क्या?
तो एक बार नहीं है। अपने वक्तव्य में क्यों नहीं कहा कि 35A इलीगली जो है लाया गया, सर संविधान की व्यवस्था के विपरीत लाया गया? आप एक मुझे बार बताइए कि एक बार किसी बिल को राष्ट्रपति वापस कर देता है तो फिर से संसद में उसको दोबारा पास करके लागू कर मैं तो दिया सिंपल जाएगा। कह रहा हूँ, वापस वापस तो छोड़ दीजिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति यदि चाहे भी तो क्या वो अपने नोटिफिकेशन से संविधान में कोई धारा डाल सकता है क्या? तो 35A धारा जो है राष्ट्रपति के जो है उस, क्योंकि जो 370 में जो अधिकार भी राष्ट्रपति को है वो ये है कि संविधान के किसी प्रोविजन को लागू किया जा सकता है। संविधान का प्रोविजन बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। नहीं है। तो फिर ये बात किसी ने अपने वक्तव्य में आज तक कही कि जो है ना ये धारा जो है नेहरू जी ने दुष्टतापूर्वक संविधान की व्यवस्था के विपरीत की है, और उस समय बैठे हुए जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जो सब लोग थे, उन्होंने उन्होंने जो है ना उसमें जो है इस बात को क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं किया? यदि यदि सर वो नेहरू जी यदि ने वो वो यदि अपना सर, अपना कर्तव्य का निर्वहन करते तो ऐसा नहीं हो सकता था। नेहरू जी ने दूसरापूर्वक ये कार्य किया उस समय। वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र लेकिन मोदी ने दूसरापूर्वक जो है जो मुताबिक कंडीशन को लागू किया। नहीं, मेरा ये कहना है कि हम जो है डोमिसाइल कंडीशन जम्मू एंड कश्मीर की संभाव वाली क्यों नहीं रख सकते थे? जैसे दूसरी स्टेट में है ऐसे ही वो है। अब यदि हमारा चिंतन ये कह रहा है कि कश्मीर सर की जो जैसे मिनट अभी आप उसको पूरा देखिए ना, उसमें एक संभावना ये कह सकते हैं कि साहब इससे कश्मीर के लोगों को कश्मीर में रोजगार मिल जाएगा, इसलिए डोमिसाइल पॉलिसी ऐसी लाए हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि डोमिसाइल पॉलिसी के माध्यम से उन्हें आइसोलेट करके जो जिस तरीके से 1990 का नरसंहार किया गया और हिंदुओं को भगाया गया, तो आपने भी तो बाकी लोगों को ना घुसने की रणनीति कर दी। यदि उनको रोजगार देना यदि आपकी सोच का हिस्सा था तो आप जो है सभी राज्यों में उसमें 0.5% या जो भी उचित समझते उतना रिजर्वेशन कर देते 5 साल के लिए, तो उससे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता, देश का इंटीग्रेशन भी हो जाता, और दोनों तरीके से इंटीग्रेशन होता। जो दूसरे प्रदेश के लोग जाके कश्मीर में सेवा करते उसका इंटीग्रेशन होता, और जो कश्मीरी लोग जो है ना दूसरे राज्यों में जाते तो उनका भी सोच बदलता। जी जी, उनकी सोच बदलती, यहाँ से लोग जाते वहाँ संख्या बल बढ़ता तो वहाँ की माहौल वहाँ का भी बदलता, वहाँ के लोगों की सोच बदलती। वैसे भी लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं हुआ। ये भी एक दुष्टतापूर्ण कार्य वर्तमान सरकार ने किया ना सर। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि किसी को अपन कुछ भी ना कहें, सब लोग सत्ता में बने रहने का धर्म निभा रहे हैं, पहले भी और आज भी। अदरवाइज ये बताइए कि कोई काम दुष्टतापूर्वक नेहरू जी ने किया तो उसके बाद वालों ने उसे रिपील क्यों नहीं किया, उसके बाद वालों ने उसे ठीक क्यों नहीं किया? और अब 8-9 साल होने को जा रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने क्यों नहीं किया? सर आप एक बात आप ही काटते हैं। अभी आपने कहा कि दुष्टतापूर्वक नेहरू जी ने किया, करेक्ट, तो उस दुष्टता को आपने कम नहीं किया ना। यदि आप उस दुष्टता को कम करते तो आप एक तो अपने भाषण में कहते, और दूसरी बात जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपके पास पूरी मेजोरिटी है, तो उनकी तो लूली जैसे नरसिम्हा राव जी जो है ना वर्शिप प्लेसेस एक्ट लाए, जो कि मैं मानता हूं कि भारत माता के मुंह पे कालिक पोतना है, थप्पड़ मारने वाला है, जो ये कह रहा है कि हे भारतीयों तू गुलाम है, तेरी भारत माता जो है जिसको जो है आने वाले आक्रमणकारियों ने समय समय पर जख्म पहुंचाए हैं, तेरी भारत माता इन्हीं जख्मों के साथ जीने के लिए विवश है, और तेरी स्थिति तो इतनी खराब कर दी है कि तू न्याय की भीख मांगने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि न्यायालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है कि वो तुम्हारी बात ना सुने। सेक्शन 4 इज ए वेन ऑन द कोर्ट नॉट टू टेक कॉग्निजेंस, और जो पहले जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें राम जन्मभूमि को छोड़ के सभी मुकदमों को इस पॉलिसी गाइडलाइंस पे निराकृत किया जाए कि 15 अगस्त 1947 की रात को या 15 अगस्त 1947 को के दिन जो स्थिति थी उसी स्थिति में जो है रखा जाए। राइट, ये बहुत बड़ी बात है भाई। यदि आप अपने आप को हिंदूवादी कह रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि ये भारत माता के चेहरे पे कालिक पोती गई है, और भारत माता से कहा गया है कि तू गुलामों की मां है, जो आतताइयों और आक्रमणकारियों ने जो तेरे चेहरे पे जख्म दिए हैं तू उन्हीं जख्मों के साथ रह, क्योंकि तू गुलामों की मां है।
और ये साले गुलाम हमें वोट देने के लिए बने हुए हैं, मैं तो सत्ता पे काबिज रहूंगा। अब मैं ये बता रहा हूं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या शिक्षा है उनकी, क्या सोच है उनकी? क्या बहुत बड़े लोग हैं वो? क्या बहुत विद्वान लोग हैं वो? क्या विद्वत्ता है उनमें? क्या विद्वत्ता है, बताइए मुझे। तो आज इससे हमारा मैं मानना है उनकी सर, विद्वत्ता को चुनौती देता हूं। क्या बहुत से विद्वत्ता है लोग उनमें? विद्वान होते हैं, हाँ? और जो वास्तविक विद्वान है वो समाज के किसी कंदरे में बैठा हुआ है, नहीं, व्यवस्था वो की वजह विद्वान भी बिका हुआ है। वो विद्वान जो है ना, अपने पॉइंट को नहीं उठा रहा है, वो चुपचाप बैठा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है कोने में। तो वो विद्वान विद्वान है कि नहीं, वो अपने लिए है। अदरवाइज आप बताइए, आपका तो इतिहास बदल दिया गया है, विद्वानों को जो है ना अवार्ड मिल गया है। किसी ने नहीं बताया कि आपका जो है ना इतिहास सर। बदल गया। एक बात ये मतलब विचार में आती है कभी कभी, हाँ, जब कश्मीर का मुद्दा आता है हाँ। तो सन 19 हेलो। समय की सरकार, ब्रिटिश सरकार, उस समय जो है सरकार फारूक शेख की सरकार थी, फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, ठीक है ना? सर सेंट्रल, मैं सेंट्रल की बात करता हूँ। तो सेंटर में जो है ना वीपी सिंह जी की सरकार थी, जिसको भाजपा की बैसाखी भी अवेलेबल थी। 85 सीटों के साथ भाजपा की बैसाखी अवेलेबल थी। हाँ, हाँ, मतलब सरकार तो वीपी सिंह की थी, लेकिन बैसाखी इनकी थी। सर बैसाखी इनकी थी, अगर बैसाखी हटा लेते तो भी सरकार गिर जाती। अरे भाई, आप गुलाम हैं, हम बैसाखी अपने कैलकुलेशन से, हम अपने कैलकुलेशन से बैसाखी हटाएंगे हमारी श्रीमान जी। हमारी बात अशोक सब मिश्रा जी, ये आपकी नहीं। आपकी कैलकुलेशन से नहीं हटाएंगे। हम अपना सत्ता धर्म का हम पालन करेंगे ना। सर यही कहना चाहते हैं कि 85 सीट के साथ आप तब तक समर्थन दे रहे थे, तब कश्मीरी पंडितों के साथ जितना उत्पाद उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद भी जो भी हुए व्यवस्थाएं हुई, तब आपका राष्ट्र प्रेम नहीं जागा, तब आपका कश्मीरी अरे, पंडित प्रेम नहीं आप जागा। ये राष्ट्र प्रेम तो आप कह रहे हैं, हम तो एक ही प्रेम की बात कर रहे हैं, वो है सत्ता प्रेम। सत्ता सत्ता प्रेम जी। और आपको बार बार हम ये दिलाते हैं कि आप गुलाम हैं, तो जी जी आपको जी मूर्ख जी, बनाना सत्ता हमारा धर्म है, और सत्ता। आपका आपको जो है ना वोट हमें कबाड़ना हमारा धर्म है। तो जिसके पास भी वोट है, हम उसे चाहे मूर्ख बना के, चाहे आईटी सेल के माध्यम से, या जो है जो जो ऑलरेडी जो है इवन सोशल मीडिया में जिनकी ज्यादा सर्कुलेशन सत्ता है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पेरोल पे ले आए, या प्रिंट मीडिया या उसमें प्योर न्यूज छपवाएं, या किराए के भाड़े सत्ता के प्रेम, लोगों को इकट्ठा करके जो है ना आम सभाएं करें। चाहे जो है ना सत्ता फ्री भी प्रेम, बांट, तो पूरी बात सुन लो, फ्री भी बांटे, चाहे फ्री भी बांटे, चाहे जो है ना पैसे बांटे, चाहे दारू बांटे। इसलिए गली गली में जो है, तमाम बातें आ जाएंगी सर। हाँ। तो सत्ता प्रेम की वजह से फिर आप समस्तीपुर में जब आपका रथ रोक लिया गया, तो आपने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि वहां पे आपका सत्ता प्रेम खतरे में था। हाँ, वो तो नहीं है ही। किया ना बीजेपी ने। हाँ, वो तो है ही। नहीं, लेकिन वही तो। उस समय कहाँ वापस लिया, कुछ नहीं लिया वापस। नहीं, जब लालू यादव ने समस्तीपुर में इनका रथ रोक लिया, रथ यात्रा को, तो फिर इन्होंने सरकार से अपना समर्थन वापस लिया, सरकार कि, भी कि, किसी गिर कि, गई। किस सरकार, किसकी सरकार से समर्थन लिया? वो तब तो जो ना नरसिम्हा राव की सरकार थी। नहीं, बीपी सिंह की सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, मुझे समस्तरकर को मैं ठीक ढंग से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है कुछ के नहीं बारे सर, में। लालू लालू यादव ने, वहीं से लालू यादव नेता हुए। नहीं, लेकिन लालू, उस समय तो जो है ना सरकार जो थी, उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी ना, 1991 90 उसमें, जिस समय जो है ना ये सर बाबरी जब मस्जिद को वगैरह मैं जलाया गया। नहीं सर, मैं उस बात को कह रहा हूँ कि नरसिम्हा राव की सरकार बाद में बनी है, ये जनवरी की बातें हैं। हाँ, तो जब समस्तीपुर में इनका रथ यात्रा रोकी गई आडवाणी जी की, तो हम्म, उसी के बाद सरकार को गिरा दिया गया बीजेपी के द्वारा। हम्म। जब कश्मीरी पंडितों के साथ उत्पाद हो रहा था, सफाई व्यवस्था को वहाँ जन्म दिया जा रहा था, तब तक तो ये समर्थन अच्छा, ये मिश्रा जी ये बताइए, नहीं। सत्ता प्रेम के हिसाब से काम करेंगे या मुकेश मिश्रा जी के एनालिसिस के हिसाब से काम करेंगे? यही सर, यही इसी बात तो को ध्यान में रखते हैं कि मैं तो आपको जो है ना वही बात तो बार बार आपको दोहरा के कहना चाह रहा हूँ ना आपसे। मैं तो उसमें कोई मीन मेक नहीं अब निकाल इसी रहा। में देखिए सर, सत्ता प्रेम ना हो तो जो सामाजिक बजट है, सामाजिक बजट जो होता है, इस सरकार, वर्तमान सरकार का जो आज साल 2 साल से है, उसमें से कम सरकार ने जो है 15 से 20% का कटौती कर दिया। तो सरकार सामान्य लोगों के लिए तो नहीं है। सरकार एक
हाई लेवल के जो लोग, बड़े लोग हैं, रसीदार लोग हैं, उनके लिए सरकार चल रही है वर्तमान में। देखो, जहां हमको वोट बैंक दिखेगा, जहां हमको फायदा दिखेगा, हम वो निर्णय लेंगे। और हम जो है मिस्टर मुकेश मिश्रा की सोच के हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे, हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निर्णय लेंगे। वो और बात ठीक और कह रहे हैं और सर। मिस्टर मुकेश मिश्रा हमारे लिए एक गुलाम है। हम गुलामों की चिंता क्यों पालें भाई, ये बताओ ना आप मुझे। सर हम गुलाम की चिंता नहीं पाल रहे हैं, तो हाँ, तो वही तो हम कह आपकी रहे हैं चिंता कि नहीं पालेंगे भाई, हम यही कह रहे हैं आपसे। वर्तमान सरकार हमें गुलाम समझती है ना सर, इसीलिए तो हमारे साथ इस हाँ, तरह की गुलाम समझती है, बस कार्रवाई कर कहती रही कहती नहीं है, जोर से समझती है आपको। और है ना। जब आपको बेबस गुलाम समझती है कि तुम साले नहीं मानोगे तो तुम जैसे मानोगे वैसा तुमको हम पटका नहीं देंगे। तभी तो सर देखिए ना, स्वास्थ्य मतलब को हम जो है 15% का साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग करेंगे, क्यों, जिससे कि गुलाम की, कई बार कहते हैं ना, कई बार जो है ना, ये जमींदार लोग कहते थे कि साले इसके दिमाग खराब हो गए हैं, साले 5 कोड़े लगाओ इसको, राइट। तो तो ये उसी तरीके से साम दाम दंड भेद का करके जो है ना आपको भी ठीक करेंगे। हम्म। तो युग में भारत जो है ग्रामीणों में बसता है सर, तो ग्रामीण विकास के लिए 10 से 15% की कटौती सरकार ने कर दी है बजट का। नहीं, अब उसके बाद कटौती देखिए, कटौती की नहीं की, कहाँ जा रहा था, क्योंकि जो है ना वो भी तो जो है ना, ये नेता सब जो है मिल मिल के बांट के खा जा रहे हैं ना, पंच सरपंच सभी लोग तो खा रहे हैं, इतने वो तो व्यवस्था जो करोड़ों है का पैसा भाई, खर्च खा रहे हैं। तो वो इस आप बात ये की देखिए सर ना कि नरेंद्र जमीन पे जो है ना एक्सपेंडिचर हो कितना रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी या उसके और बाद तमाम लोग और प्रधानमंत्री आए, उन्होंने इस बात को नहीं कबूला, लेकिन एक इस देश के प्रधानमंत्री लाल की इस बात को स्वीकार कर लिया राजीव गांधी ने कि मैं जितना पैसा दे सकता हूँ उसका 10% खर्चा होता है। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि उन्होंने, यदि उनकी खर्चा जरूर पाइपलाइन इतनी करना है। खराब हो गई थी तो पाइपलाइन को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया। हमें तो सभी लोग पाइपलाइन की तारीफ करते नजर आते हैं, वन टू ऑल, क्योंकि वो पाइपलाइन बहुत अच्छी हो गई है। जो उससे लीकेज होता है उसका जो है ना प्रसाद जो है ना सभी को वितरित होता है। तो वो लीकेज तो होना जरूरी है, नहीं तो फिर वितरण कैसे होगा। अच्छा सर, वर्तमान क्या राजीव गांधी ने जो है ना उस पाइपलाइन को बदल दिया, क्या किया उन्होंने। एक अब स्टेटमेंट उसको दे ये के हीरो कहना बन गए। चाहते हैं, हाँ? नहीं स्टेटमेंट दे के हीरो नहीं बन गए सर। और क्या एक किया बताओ फिर मुझे। वो पहले की तो राजनीति में थे नहीं, जैसा हमने पढ़ा अरे है। भाई, राजनीति में थे कि नहीं थे, राजनीति इतने बड़े विद्वान लोग सलाहकार हैं, यदि आप पब्लिक स्टेटमेंट राजनीति देते कि क्या करना चाहिए तो जो है ना राजनीति वो 50 सलाहें आ जाती हैं आपको। वो उनके अंदर वो बात शायद इसलिए बोल गए होंगे सर कि उनके अंदर की जो आत्मा, वास्तविक आत्मा थी, उसकी शायद आवाज तो, रही होगी, तो झटका आत्मा मिल जो गया है होगा। सिर्फ कहने तक ही सीमित रह गई, आत्मा कुछ करने के लिए भी कर लेती तो क्या बुराई थी उसमें। आत्मा ने बस हम बड़ा ये छोटा सा मानते हैं काम करके अपना काम क्यों छोड़ दिया। हम ये मानते हैं कि शायद वो आवाज उनकी आत्मा में कहीं दबी रही होगी, झटके में निकल गई बाद में, भले अब जो बात निकल गई वो लौट के तो आएगी नहीं। हम्म, नहीं, आप ठीक कह रहे अगर हैं है मिश्रा जी, हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, बस केवल जो है मैं थोड़ा सा चुभते हुए ढंग से कह के उसको थोड़ा सा और जो है ना महसूस कराना चाहता हूं, अदरवाइज हम लोग एक ही बात कर रहे हैं, हम लोग की बात में कोई फर्क नहीं है। हेलो, हेलो, हेलो। तो मिश्रा जी, लंबी बात हो हाँ गई जी। है, अब इसको वार्तालाप को विराम दिया जाए, यदि आपकी पूरी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं तो। नहीं सर, अभी पूरी तो नहीं हुई थी, चलिए अगर आप चाहते हैं तो फिर कभी एक मिनट, एक जाए। मिनट, एक मिनट, तो हम आपको दोबारा कॉल करते हैं, ठीक है ना। नहीं सर, परीक्षाएं कुछ नहीं है सर, ये ओके। बातें आत्ममंथन में रहती थी, आपकी तमाम वीडियो भी आती हैं, उस पर भी कभी कभी सुनता रहता हूँ, बराबर देखता हूँ, रोज अच्छा, आप ये देखता हूँ। बताइए कि यदि आप 2 ब्रह्म वाक्य को याद रखें कि अभी भी आप वोट देने वाले गुलाम हैं, आपको मूर्ख बना के वोट बैंक बना के रखना है, तो आपको अधिकांश बातों का जवाब मिल जाएगा। और कथनी और करनी में क्यों फर्क है ये भी जो है ना जवाब मिल जाएगा। क्योंकि आपको हम इस आपको बात से मूर्ख नहीं सहमत है सर। आप ये बताइए ना कि आपको आपको जो है भ्रम में रख के आपको जो है ना हर सही बात थोड़ी आपसे कही जाएगी। सर क्योंकि जब आपको आपके वोट भी तो चाहिए ना हमें। 15 साल से सर हम्म। मैं वोट देने वाला गुलाम नहीं, इसके पहले अगर रहा होगा तो अज्ञानता की वजह से रहा, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि भारत भाई, की आप जो शायद। है, आप ये मुझे बताइए कि
आपकी विद्वत्ता वोट देने में काम ही नहीं आ सकती है, क्योंकि हम आपको जो चॉइस देंगे उन्हीं में तो आप वोट डालोगे। हम तो जो है ना 5 तरीके से ही लोगों को टिकट बांट रहे हैं, तो आपकी विद्वत्ता आपका काम करने के लिए नहीं है। अच्छा, जो आपने नोटा भी बनाया है, नोटा में वो कानून में प्रावधान कर दें कि नोटा जीत सकता है। यदि नोटा जीतेगा तो जो बाकी कैंडिडेट हैं वो 10 साल के लिए डिबार कर दिए जाएंगे। वो भी तो चीजें नहीं की है ना। ये नोटा तो सर केवल एक नहीं नहीं, यदि 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 जो है नोटा को यदि यदि पर्सन मानते, नोटा के बारे में कुछ नियम में कानून में प्रावधान कर देते कि यदि नोटा जीता, इसका मतलब है कि जो लोग खड़े हुए हैं वो बहुत ही नालायक आदमी हैं और मेजॉरिटी से उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, लिहाजा 10 साल जो है आगे के लिए वो डिवार्ड हो जाएंगे। आप ये प्रावधान कर दीजिए, नोटा जीतना चालू कर देगा। देखो, मैं आपको बताऊं, आप वोट देने वाले गुलाम हैं। अच्छे प्रावधान आपके लिए कौन करेगा, क्यों करेगा, ये बताइए ना। गुलामों के लिए गुलामों जैसी व्यवस्था रहती है जो आपको मिल रही है। गुलामों के लिए जो अंग्रेजों के नियम कानून जो गुलामों के लिए बनाए थे वो आपके ऊपर थोप दिए। जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी जो गुलामों के लिए बनाई गई थी, जो है ना लोगों को जो है न्याय कानून का ढकोसला करते हुए फांसी पे चढ़ा देती थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर थोप दी गई है। यदि जो भी ऑफेंस होता है उसमें आप एक विटनेस होते हैं, एक गवाह होते हैं, इट इज ए क्राइम अगेंस्ट द गवर्नमेंट, राइट। तो जो गवर्नमेंट के खिलाफ अपराध हो रहा है वो थाने में बैठा हुआ अदना सा हवलदार सरकार के विरुद्ध अपराध को जो है ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो ये गुलामी की व्यवस्था नहीं है क्या? अदरवाइज जो यदि वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो यदि आप गलत एफआईआर कर रहे हैं तो हम आपको जेल कर सकते हैं। तो सही एफआईआर दर्ज करना जो है ना आपका हक होना चाहिए, फंडामेंटल राइट होना चाहिए। हमने आज की पूरी चर्चा इसलिए किया है सर। हाँ, हम वर्तमान पे देख रहे हैं, पूर्व में जो हुआ वो तो राष्ट्र के हित में नहीं हुआ, उस पे केवल नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि वर्तमान वाले क्या ये व्यवस्था अपने मुंह से कह रहे हैं? वो तो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आप गुलाम हैं। वो तो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि हमने अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून जो है ना इन्होंने आपके ऊपर थोपे हुए हैं जिनको मैं बदल दूंगा। वो तो ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपके ऊपर जो पुलिस ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की व्यवस्था है, ये लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है, हम इसे बदल देंगे। वो सर क्यों बदल देंगे जब पूर्व वाली 370 को करेक्ट। वर्तमान व्यवस्था यदि उन्हें सत्ता में बनाए रखने के लिए सहायक है तो फिर गुलामों के लिए व्यवस्था क्यों बदली जाए? जी सर, वर्तमान व्यवस्था ये कि आज वो सत्ता पे है, तो फिर जो है फिर तो आपके पास फिर तो आपके पास एक ही विकल्प है कि बूंद बूंद से सागर बनाइए और बदलाव का रास्ता बनाइए। यही एक विकल्प आपके पास है मिस्टर मिश्रा जी। नहीं, उस पे सर तो विचार क्या है उस पे? देखिए, अकेले विचार से काम नहीं चलेगा। देखिए मिश्रा जी, विचार से कुछ भला नहीं होने वाला है। विचार तो आप कई बार कर चुके हैं, विचारों में तो आप विद्वान बन चुके हैं, ऑलरेडी विद्वान थे और हैं और भी बन गए हैं। अब आप बिल्कुल एक निपुण विद्वान बन चुके हैं। अब उस विद्वत्ता से अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप अपनी विद्वत्ता से अपने प्रभाव क्षेत्र के जो वर्षों से लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको क्राइम फ्री भारत मिशन से जोड़िए। और हम तो आपसे कह रहे हैं कि 10-10 लोगों को 9 दिन तक जोड़ना है, मात्र 90 लोगों को जोड़ना है, लेकिन ऐसे ओजस्वी लोगों को जोड़ना है जो कि ऊर्जावान हो, जो राष्ट्र और देश प्रेम से ओतप्रोत हो और जो अपने प्रभाव क्षेत्र के 10-10 लोगों को जोड़ेंगे और 9 दिन में ही जो है वो कायाकल्प हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। जी 9 दिन बहुत दूर नहीं है। उस तरह की बात नहीं, 9 दिन बहुत छोटा समय है, लेकिन हम संकल्प के साथ काम भी नहीं करना चाहते हैं। अभी क्राइम फ्री भारत से 1000 लोग जुड़े हुए हैं, तो यदि सभी लोग 10-10 जोड़ेंगे तो कल हम 10,000 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? परसों हम 1 लाख हो जाएंगे। थोड़ा सा, हाँ, भारत में इसमें कुशल कामगारों की संख्या कितनी होगी? नहीं, मुझे जानकारी नहीं है, ये तो रिसर्च का विषय है। यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा डाटा। सर, हर चीज की दवा गूगल नहीं होती है। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो संकलन करने का प्रयास किया है, उसमें करीब 2 से 2.25% है। अब देखो, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि एम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम, नहीं, एम्प्लॉयमेंट, गरीबी कम हो गई, एम्प्लॉयमेंट रेट कम आ गया है, ऐसा कहा है। मतलब जो है ना बेरोजगारी कम हो गई है। अभी मैं अभी कल वल पढ़ रहा था मैं। ये बताओ, यदि पॉपुलेशन बढ़ गई है,
आपने यदि रोजगार के साधन क्रिएट नहीं किए हैं तो आप मुझे बताइए कि बेरोजगार जो है ना, एम्प्लॉयमेंट कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे नीचे चला जाएगा। और यही बात कहना चाहता हूँ कि तो वर्तमान आंकड़े में की जो भी बाजीगरी से तो जो है ना जमीन की हकीकत नहीं बदलेगी ना। जी, और तो वही आंकड़े की कह रहा हूँ सर। बाजीगरी में हम ब्यूरोक्रेसी। हाँ? आंकड़े की ही बाजीगरी पे अगर बात करते हैं तो भी हम कहीं दूर दूर तक नहीं है ना। मेक इन इंडिया का नाम लिया जाता है देश में। देखो ठीक है। देखो, आत्मा यदि बैठ जाएगी तो सब हो जाएगा। अब एक स्टेटमेंट दिया, सभी लोगों ने उसी स्टेटमेंट को रिपीट करना चालू कर दिया। अरे भाई, उसके लिए एक एनेबलिंग इकोसिस्टम पैदा करिए ना। देखिए, जैसे मान लो मैंने इनोवेशन किया, राइट। अब मुझे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, तो भैया कोई समझ के मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे। फिर मैं ही इन्वेस्टर को खोजूं, भैया कोई दूसरा ले जाना, ज्वाइंट सर वेंचर। सर सर तो सब तो काम हम करें, मार्केटिंग भी हम करें, और फिर फेल हो जाएं तो कहेंगे साहब आपका आइडिया ठीक नहीं था। अरे आइडिया तो बहुत सॉलिड था। यही कारण है कि जब उसी आइडिया को कोई दूसरा मर्जर और एक्विजिशन में एक्वायर कर लेता है तो वो रातों रात जो है ना प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके पास तजुर्बा होता है, उसके पास मार्केटिंग होती है, उसके पास फाइनेंस होता है। तो वो जो स्टार्टअप वाला है उसके पास जो चीज नहीं थी, जिसके पास थी, उसने उसका फायदा उठाते हुए जो है ना उसी को प्रॉफिटेबल बना दिया। तो चाहे वही कह रहे हैं सर कि जब भारत में 2 से 2.25% जो है कुशल कामगारों की संख्या है, और जबकि मेरे ख्याल से जिनकी इससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। नहीं, इतने ही हैं सर, जबकि नहीं नहीं पिछले नहीं, साल के है। इससे इससे ज्यादा ही होंगे, क्योंकि भारत में तो हर कोई कुशल ही है, अकुशल तो कम ही होते हैं, चाहे वो उनके सर पास ये सरकार सर्टिफिकेट। की डाटा है, हम अपनी बात नहीं बता रहे अब मुझे डाटा वाटा में कोई भरोसा है नहीं, डाटा तो मैन्युफैक्चर होते हैं। हैं सर। जो सरकार बना रही है उसकी मैं बात करता हूँ सर। हम उसी पे बात करेंगे जो प्रमाणित है ना। आप बात करो ना करो, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपके बात करने से कोई नहीं जमीनी सर, एक हकीकत बदल आधार, जाएगी क्या। देखिए सर, किसी बात करने के लिए आधार होता है, हमने उसी बात के आधार ले लेते हैं। तो अन्य राष्ट्रों में हम्म। कुशल जो विकसित देश हैं हम्म। उनमें कुशल कामगारों की संख्या करीब करीब 80 से % से ऊपर है। अरे भाई, जो कुशलता का सर्टिफिकेट आप बांटते हैं, आप जो सर्टिफिकेट लेके घूमते हैं लोग, आप उसमें जो 40,000 जो रुपया जो दिया जो जाता है। जो है ना, जो बैचलर डिग्री करके लेके घूमते हैं, उनसे कहो तो वो एक पैराग्राफ लिखने की औकात नहीं रखते हैं। तो ये सर्टिफिकेट से आप कुशल हो गए क्या। हम ये बात नहीं कहते हैं सर, हम उस पे नहीं जाते हैं व्यवस्था में क्या आपको खान पान जाना का पड़ेगा। बंदोबस्त। कुशलता जो है सर्टिफिकेट से पैदा नहीं होती है, कुशलता हम पैदा सर, करना अभी हम पड़ेगी। सर सरकार की बातें पे चल रहे हैं, वास्तविक में भाई आप धरातल। चलते रहिए, मुझे तो जो है ना परिवर्तित विश्व गुरु भारत चाहिए। तो मैं बातों से और आंकड़ों से, बाजीगरी से तो मेरा भला होने वाला नहीं है, मेरा पेट तो उससे नहीं भरेगा। आपका शायद पेट भर जाएगा, आप उसके नहीं, ऊपर मेरा एक आर्टिकल भर लिख सकते हैं, आपका न्यूज़पेपर भी चल जाएगा उससे। लेकिन ना तो मुझे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लिखना है, ना मुझे वैसे भी कोई आर्टिकल लिखना है। मुझे तो जमीनी हालात बदलने के लिए जो मैंने सर संकल्प लिया जी, है। हाँ? सर जी, हमने आज तक कभी भी एक पैसा न्यूज़पेपर या किसी भी व्यक्ति के तो मैंने किसी मैंने भी ऐसी मैंने व्यवस्था के पास में नहीं आपने गया। मेरे किसी स्टेटमेंट से ऐसा इन्फ्लुएंस निकाला कि मैंने ऐसा कोई आरोप लगाने की कोशिश की। मैंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। हम्म। नहीं, मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं है। मैंने आपकी शान की गुस्ताखी में कुछ गलत कहा क्या, मैंने कोई ऐसा। नहीं, हम अपनी शान की बात है नहीं, आपकी बातों को मैं बता रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कोई आरोप आपके ऊपर लगाया है क्या। नहीं, आरोप नहीं लगाए हैं। ये आपने तो केवल ये कहा कि जो हमारा पेशा है इसमें ऐसा कार्य कर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई आपको एक आर्टिकल लिखना है, उसके लिए आपने आंकड़ों की बाजागिरी कर लीजिए, उसे अच्छे से जो है ना लिखने के तरीके से आप उसे लिख दीजिए। आंकड़े या लिखने के तरीके से जमीनी हालात नहीं बदलेंगे, जमीनी हालात वो ही बने रहेंगे जो हैं। बस मैं इतनी ही सी प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं। बात, आप मेरी प्रार्थना को मैं ऐसा अंदाज करता हूं कि मुकेश जी आप समझ पा रहे होंगे और महसूस कर पा रहे होंगे कि ये आंकड़ों की बाजीगरी से या लिखने की बाजीगरी से या प्रोजेक्शन की बाजीगरी से या सोशल मीडिया की बाजीगरी से जमीन की हकीकत नहीं बदलेगी। आगे क्या हो रहा है इस पे भी नजर रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग बोल देते हैं, कहीं पे कोई चीज छाप देते हैं तो उससे समझ में आता है कि यार आपका देखो, यार व्यू जो है, है हम आप किस हकीकत। नजरिए से समाज को क्या दिखाना चाह रहे हैं। हेलो।
एक इंटरव्यू मान लेते हैं, इस पे चर्चा करते हैं कि सर जैसे वर्तमान सरकारें या नहीं, पूर्व मेरा सरकारें। मेरा जो आपने प्रश्न पूछा है कि जो ये कह रहे हैं और जो ये आंकड़े हैं इसके बारे में मेरा क्या सोचना है, तो मेरा कहना नहीं, है। आंकड़े के बारे में नहीं कह रहा हूँ सर, और क्या कह रहे हैं आप? नौजवानों के लिए नौकरी में आप हमारे आपके संगठन के द्वारा अगर भारत सरकार में नए भारत की का निर्माण होता है तब क्या करेंगे आप नौजवान? अरे मेरे पास तो जो है ना 140 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे। मेरे पास इतना जो है ना उनके लिए रोजगार होगा, और कैसे होगा? कृषि अकेले से जो है ना हम 100 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे। क्यों? क्योंकि हम एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग पे जाएंगे, राइट। और हमारे मॉडल में हम किसान के ऊपर जो है। सर एक सेकंड रोकेंगे थोड़ा सा, बोलिए। कृषि के फार्मिंग के द्वारा आप रोजगार सृजित करेंगे तो उसके जो मेन पॉइंट है वही बोलिएगा, बाकी उसका पहला पॉइंट ये है कि सभी बड़े खेतों में चारों तरफ जो है एक 10 फीट गहरी टनल होगी, और ये टनल दूसरे से जुड़ी रहेगी इस पर, और ये फाइनली जो है रिवर से और वाटर बॉडी से जुड़ी रहेगी। इस रिवर में जो है 12 महीने जो है पानी रहेगा, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज होगा। और फिर इसमें 4-5 तरीके के पेड़ लगाए जाएंगे, पेड़ नर्सरियों में होंगे। तो अकेला इतना सारा उत्खनन करने में आधी भारत लग जाएगी, सिर्फ गड्ढे खोदने में आधी भारत लग जाएगी, क्योंकि आप पूरी पृथ्वी को, पूरे भारत के जो है ना उसको खोद के उसको जोड़ रहे हैं। और इसके लिए धन की कमी नहीं आएगी, क्योंकि उसका भी मॉडल बना हुआ है। नंबर 1, गड्ढे खनवा के आधे भारत को रोजगार दिया जा सकता नहीं, केवल अद्दा ये थोड़ी है। उसमें जो है जो गायों का जो है नर्सरी होगी, उसमें वो हो जाएगा। गाय जो है ना गौशालाएं में गाय बनाई जाएंगी, जो गाय जो है एक मिनट, एक गाय से होगा, फिर नर्सरी से होगा, फिर जो है वर्कर्स होगा। जो वर्कर्स हैं वो बसों में जाएंगे, उनको ट्रेनिंग देना जो है ना किसान की जिम्मेवारी नहीं रहेगी। वो क्राइम फ्री भारत का एग्रो मॉडल उनको स्किल सेट देगा, उनको ट्रेनिंग देगा। उन्हें जाने के लिए बसें होंगी, बसों में क्रचेज होंगी, जिससे उनके छोटे बच्चों का भी वहाँ देखभाल हो सके। और जैसे ही जो है मान लो 1 घंटे में वो एक खेत में अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो वहां से वो जैसे मिनट वहां से वो दूसरे खेत में पहुंचेंगे। उनको जैसे मिनट उनको करने वाले हैं उनके लिए, लेकिन जो पढ़े लिखे नौजवान हैं उनको, अरे भाई खेत में जो है ना जाके जो है ना गुड़ाई करना, खेत में जाके निदाई करना, वो जो है ना उसके लिए पढ़ाई लिखी क्या जरूरत है? उनको हम स्किल सेट दे देंगे ना, केवल उनकी ट्रेनिंग देंगे। किसी की 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे, किसी की 5 दिन की ट्रेनिंग देंगे, किसी की 15 दिन की ट्रेनिंग देंगे, जिसको